2022 में हुकूमत में आने पर तैयार नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाना ज़रूरी था। शहबाज शरीफ ने डिफ़ॉल्ट से बचाकर मुल्क और आवाम को तबाहकुन हालात से बचाया। हम मुल्क को तरक्की देते हैं और जिला वतनी और कैद भी काटते हैं। पाकिस्तान की करेंसी को मिट्टी में मिला दिया गया। रुपया, मईशत और सब निज़ाम तबाही का शिकार हो गया। उन्होंने कहा कि मईशत के फैसले दलेरी और बहादुरी के साथ करने होंगे। आवाम को रिलीफ देना होगा। वो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के ओहदेदारान से खिताब कर रहे थे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि किसी को दूसरी या चौथी बार वज़ीर आज़म बनाने से बेहतर है मुझे मौका दें। वादा है कभी मायूस नहीं करूँगा। अब पुराने सियासतदानों को घर बिठाना पड़ेगा। वो रेस्ट करें, इंतखाबात जीत कर अवामी हुकूमत बनाएंगे। उनकी जानिब से कहा गया कि महंगाई और गुर्बत आवाम के लिए बड़ा मसला बन चुके हैं। सियासी जमातें पुरानी सियासत में लगी हैं। अगर मसाइल से निकलना है तो नई सियासत और नई क़यादत की ज़रूरत है। ये भी बोले कि मसाइल का हल पीपल्स पार्टी के मंशूर में है। भुट्टो के नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करेंगे। वो एबटाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। इससे बेहतर कि हम किसी को दूसरी बार वजीर आजम बना दे या किसी को चौथा बार वजीर आजम बना दे, हम किसी को जिसको मौका ही नहीं मिला है एक बार मौका दीजिए। अगर आप हमें मौका देते हो, अगर आप हमें मौका देते हो, ये मेरा आपसे वादा है, ये मेरे पाकिस्तान के अवाम से वादा है कि मैं अभी कभी आपको मायूस नहीं करूंगा। मैं दिन रात आपका खिदमत करूंगा। मैंने ये साबित कर दिया है कि जब नौजवानों को मौका दिया जाता है तो फिर नौजवान काम करके भी दिखा सकते हैं। आपस की लड़ाइयां, नफरत की सियासत, तकसीम की सियासत में ना पड़े, मगर अपने आवाम की खिदमत की तरफ तवज्जो दे। जो आजकल के मसाइल हैं उनका हल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर में है। कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने हमें रास्ता दिखाया है और अब हमने सिर्फ उसी रास्ता पे चलना है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की अपेक्स कमेटी का इजलास वज़ीर आज़म हाउस में मुनक़िद हुआ। इजलास में आला अस्करी और सिविल हुक्काम ने शिरकत की। आर्मी चीफ ने मुल्क की माशी बहाली में हुकूमत को मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया है। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास, आर्मी चीफ, सूबाई वज़रा आला और मुतल्लिका आला हुकूमती अहलकारों की शिरकत। मुल्क में सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात का जायज़ा लिया गया। एलामिया के मुताबिक इजलास को मुख्तलिफ वज़ारतों की जानिब से मुल्क में सरमायाकारी के फ़रोग़ और अहदाफ के हसूल के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। कमेटी ने कौंसिल के तहत सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए उठाए गए मुख्तलिफ इक़दामात पर पेशरफ्त को इंतहाई इत्मीनान बख्श करार दिया। शुरा ने कौंसिल के तहत बैरूनी सरमायाकारी के लिए दोस्त ममालिक से रवाबित और सरकारी और निजी इदारों से ताउन के इक़दामात की तारीफ की। कमेटी ने सरमायाकारी के फ़रोग़ और सरमायाकारों के एतमाद को बढ़ाने के इक़दामात का भी जायज़ा लिया। पॉलिसी इक़दामात में गैर मुल्की सरमायाकारों के मुनाफे की मुंतकली शामिल है। मुवासलाती ढांचे और अफरादी कुव्वत की बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक तरक्की भी इक़दामात का हिस्सा है, जबकि एग्जिम बैंक को तरजीही बुनियादों पर फाल बनाना भी इक़दामात में शामिल है। कमेटी ने तेल और गैस के शोबे को दरपेश मसाइल के पायदार हल के लिए जामिया लाहे अमल पेश करने की हिदायत की। कमेटी ने खसारे के शिकार सरकारी इदारों की निजकारी के अमल को मजीद तेज करने की भी हिदायत की। वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका इदारों को कौंसिल के तहत इक़दामात पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की। आर्मी चीफ ने पायदार मुआशी बहाली में पाक फौज की हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन के अज़म का यकीन दिलाया। आगे बढ़ते हैं। यरूशलेम और बैतुल मक़दिस के दरमियान इस्राएली फ़ौजी चौकी पर हमास का हमला। इस्राएली फ़ौज के मुताबिक एक सिहोनी फ़ौजी हलाक हुआ है। मुतअद्दिद ज़ख्मी होने की इत्तलात में है। 7 अक्टूबर से अब तक हलाक इस्राएली फ़ौजियों की तादाद 372 हो गई है। अभी आपको आगाह कर रहे हैं, यरूशलेम और बैतुल मक़दिस के दरमियान इस्राएली फ़ौजी चौकी पर हमास की जानिब से हमला किया गया। इस्राएली फ़ौज की जानिब से बताया गया कि एक सिहोनी फ़ौजी हलाक हुआ है। मुतअद्दिद ज़ख्मी भी हुए हैं। 7 अक्टूबर से अब तक हलाक इस्राएली फ़ौजियों की तादाद
372 تک جا پہنچی ہے۔ یروشلم اور بیت المقدس کے درمیان اسرائیلی فوجی چوکی پر حماس کی جانب سے یہ حملہ کیا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق ایک صہیونی فوجی ہلاک ہوا ہے جبکہ متعدد اس حملے میں زخمی بھی ہوئے ہیں، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ 7 اکتوبر سے اب تک ہلاک اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 372 ہو گئی ہے۔ ادھر غزہ میں الشفا ہسپتال کے اندر حماس کا کوئی کنٹرول روم اور مرکز نہیں ہے، ایسا کنفرم کیا گیا۔ ترجمان حماس کی جانب سے کہا گیا الشفا ہسپتال سے متعلق اسرائیلی امریکی دعووں میں کوئی صداقت اور کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حماس کی غزہ کے کسی ہسپتال میں کوئی عسکری سرگرمی نہیں ہے، ترجمان کی جانب سے کہا گیا۔ ترجمان حماس اسامہ حمدان کی بیروت میں یہ نیوز کانفرنس سامنے آئی ہے۔ غزہ میں الشفا ہسپتال کے اندر جس پر دعویٰ بولا گیا تھا، اس بات کو جواز بنا کر کے حماس کا کنٹرول روم ہے۔ ایسے میں ترجمان کی جانب سے کہا گیا کہ غزہ میں الشفا ہسپتال کے اندر حماس کا کوئی کنٹرول روم اور کوئی مرکز نہیں ہے۔ ترجمان کی جانب سے بھی کہا گیا کہ الشفا ہسپتال سے متعلق اسرائیلی امریکی دعووں میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حماس کی غزہ کے کسی بھی ہسپتال میں کوئی عسکری سرگرمی نہیں ہے۔ غزہ لہو لہان، ہر طرف تباہی اور بربادی کی داستانیں ہیں۔ دہشت گرد اسرائیلی فوج نے درندگی کی ہر حد پار کر دی۔ غزہ میں الشفا ہسپتال کو تباہ کر دیا گیا۔ الاہلی ہسپتال کے قریب بھی فضائی حملہ کیا گیا۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کا گھر بھی مکمل طور پر تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری سے شہداء کی مجموعی تعداد 11,500 سے بڑھ گئی ہے۔ 4,660 بچے اور 3,000 سے زائد خواتین بھی شہداء میں شامل ہیں۔ 7 اکتوبر کو شروع ہونے والی حماس اور اسرائیل کی جنگ میں مسلم دشمن ریاستوں میں ہندوستان سر فہرست ہے۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق حماس کی آڑ میں فلسطینیوں کی نسل کشی پر ہندوستان جشن مناتا دکھائی دیا۔ مسلمان دشمنی میں مودی سرکار نے بے حسی اور انتہا پسندی کی تمام حدود کو پار کر دیا ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ اسرائیل گٹھ جوڑ اور مسلمانوں سے نفرت کو فروغ۔ مودی سرکار کا اسرائیل کو فلسطین کے خلاف جنگ میں ہر طرح کی مدد فراہم کرنے کا اعلان۔ غزہ میں 20,000 سے زائد معصوم فلسطینی شہید کیے جا چکے ہیں، لیکن ہندوستان نے پھر بھی اقوام متحدہ میں سیز فائر قرارداد کی حمایت نہ کی۔ مودی سرکار ہندوستان میں فلسطین کی حمایت کرنے والی تمام انسانی حقوق کی تنظیموں کو بند کر رہی ہے۔ علی گڑھ یونیورسٹی کے 4 طلباء کو فلسطین کے بارے میں بات کرنے پر گرفتار کیا گیا۔ مہاراشٹرا میں 13 اکتوبر کو 2 نوجوانوں کو فلسطین کے حق میں نعرہ لگانے پر گرفتار کیا گیا۔ ہندوستان میں اسرائیلی ایمبیسی کے باہر درجنوں انتہا پسند ہندوؤں نے جمع ہو کر اسرائیل جا کر مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑنے کا مطالبہ کیا۔ ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کا فلسطین کے متعلق موقف بالکل مختلف تھا۔ نہرو نے فلسطین کی حمایت کرتے ہوئے اسرائیل کو الگ ریاست قبول کرنے سے بھی انکار کیا تھا۔ 2014 میں مودی کے حکومت میں آتے ہی اسرائیل اور ہندوستان کے مابین تعلقات مضبوط ہو گئے۔ 2017 میں پہلی بار ہندوستان کے کسی وزیر اعظم نے اسرائیل کا دورہ کیا۔ 7 اکتوبر کو حماس کے حملے کے بعد امریکہ سے بھی پہلے مودی نے اسرائیل کے ساتھ ہمدردی کا اعلان کیا۔ یاد رہے کہ ہندوستان اسرائیل کی جنگی ہتھیار کا سب سے بڑا خریدار ہے۔ فلسطینیوں کی نسل کشی میں اسرائیل کو سب سے زیادہ تعاون امریکہ کے بعد مودی کا ہندوستان فراہم کر رہا ہے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ خبر شامل کریں گے لاہور سے۔ ٹریفک پولیس کے شہر کے مختلف علاقوں میں ناکے، کم عمر ڈرائیورز، 1 ویلرز اور ریس لگانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ درجنوں گاڑیاں بند کر دی گئی ہیں، متعدد کے چلان کیے گئے ہیں۔ والدین ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، ایسا کہا گیا ہے۔ CTO لاہور کی جانب سے والدین سے یہ اپیل کی گئی ہے کہ جو کم عمر ڈرائیورز ہیں ان کو گاڑی چلانے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ لاہور ٹریفک پولیس کے شہر کے مختلف علاقوں میں ناکے، کم عمر ڈرائیورز، وال ویلرز اور ریس لگانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ درجنوں گاڑیاں بند کر گئی ہیں جبکہ متعدد کے چالان بھی کیے گئے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل روکنے کے خلاف سندھ حکومت نے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ سندھ حکومت کی جانب سے فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل روکنے کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے۔ شہداء فورم بلوچستان نے بھی فوجی عدالتوں کی بحالی کے لیے سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کر دی ہے۔ تفصیل کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے۔
सिंध हुकूमत की फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील। शुहदा फोरम बलूचिस्तान ने भी फौजी अदालतों की बहाली के लिए पिटीशन दायर कर सिंध हुकूमत की जानिब से अपील में मौक़िफ़ अपनाया गया कि फौजी तनसीबात पर हमलों के मुल्ज़िमान का ट्रायल फौजी अदालतों में ही होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कानून और हक़ाइक़ का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। अपील में इस्तदा की गई है कि फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का फैसला कलअदम करार दिया जाए और अपील पर फैसले तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया जाए। दरख्वास्त में आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कलअदम दफात बहाल करने की इस्तदा भी की गई है। शुहदा फोरम बलूचिस्तान की जानिब से दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फौजी अदालतों को कलअदम करने का फैसला आईन और कानून की रूह के खिलाफ है। फौजी अदालतों को बहाल किया जाए। 9 मई के वाक़यात के बाद शुहदा के लवाहिकीन में शदीद गम व गुस्सा पाया जाता है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अफवाज के हजारों जवानों ने जानों का नजराना पेश किया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी हुक्मनामे में इंकशाफ हुआ कि फैज़ाबाद धरना केस के हवाले से नज़रसानी दरखास्तों को माजी के 3 चीफ जस्टिस साहिबान ने समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं किया। हुक्मनामे में कहा गया कि फैज़ाबाद धरने पर किसी का एहतसाब न होने के बायस सानह 9 मई देखना पड़ा। इस्लामाबाद से रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना केस का फैसला 6 फरवरी 2019 को दिया। फैसले में माजी के पुरतशद्दुद वाक़यात का हवाला देकर मुस्तकबिल के लिए वार्निंग दी, मगर 5 साल गुजरने के बावजूद हुकूमतों ने फैजाबाद धरना फैसले पर अमल दरामद नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना नजरसानी केस में 15 नवंबर की अदालती कार्रवाई का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत की जानिब से जारी तहरीरी हुक्मनामे में लिखा गया कि फैजाबाद धरने के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्तें दायर तो हुई, मगर वो समाअत के लिए मुकर्रर न हो सकी। अदालती अमले के मुताबिक माजी के तीनों चीफ जस्टिस साहिबान ने नजरसानी दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर करने के लिए कोई हिदायत नहीं दी। नजरसानी दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर न होने के सबब अदालती फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ। अदालती फैसले के तनाजुर में किसी को जिम्मेदार ठहराया गया और न ही तशद्दुद व एहतजाज पर किसी का एहतसाब हुआ। एहतसाब न होने के नतीजे में 9 मई को पेश आने वाले वाक़यात देखने पड़े। हुक्मनामे में शेख रशीद की जानिब से नजरसानी दरख्वास्त वापस लेने पर भी हैरानी का इजहार किया गया। बार बार इस्तिफसार पर शेख रशीद के वकील ने कहा गलत फहमी के सबब नजरसानी दायर की। फैसले में कहा गया कि वफाकी हुकूमत ने इंक्वायरी कमीशन तश्कील देते हुए इसे 2 माह का टास्क दिया है। उम्मीद करते हैं कि कमीशन मुकर्ररा वक्त में अपना टास्क मुकम्मल करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साफा केस में ट्रायल रोकने के हुक्म में 20 नवंबर तक की तौसीह कर दी है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्राकोल अपील पर पीर को दिन 11 बजे समाअत करेंगे और उसी दिन ही कार्रवाई मुकम्मल की जाएगी। दूसरी जानिब चेयरमैन PTI ने साफा केस मुकदमे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू कर लिया है। साइफर केस में जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील। जेल ट्रायल रोकने के हुक्म इम्तना में 20 नवंबर तक तोसी। अटार्नी जनरल ट्रायल की काबीना से मंजूरी की दस्तावेजात पेश न कर सके। बोले मंजूरी मौजूद है, दस्तावेज बाद में पेश कर दी जाएगी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने चेयरमैन PTI की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की। अटार्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने अपील की कि काबिल समाअत होने पर एतराज उठाया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के फैसले का हवाला देते हुए कहा सिंगल बेंच ने फैसले में ये भी लिखा है कि हसास दस्तावेजात हो तो समाअत के इस हिस्से से पब्लिक को अलग किया जा सकता है। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर जेल ट्रायल का आगाज किया गया। शहरियों का तहफ्फुज रियासत की जिम्मेदारी है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा जेल ट्रायल के लिए जिस तरीक़ेकार को अपनाया गया इसका रिकॉर्ड पेश कर दे। काबीना की मंजूरी का डॉक्यूमेंट कहाँ है? अटार्नी जनरल ने वजारत कानून की समरी और ट्रायल कोर्ट के जज के खतूत भी अदालत के सामने रखे, जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि हमने कुछ सवाल ही पूछे थे, आपने समरी ही बना दी। दूसरी तरफ चेयरमैन PTI ने साइफर केस मुकदमे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में साइफर केस मुकदमा खारिज करने की इस्तदा की गई है। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत FIA और तफ्तीशी अफसर को फरीक बनाया गया है। न्यूज़ स्टूडियो सब तक के लिए